जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की एक नई क्लास में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का अफवाह तंत्र यानी भारत की नदियों का वह नेटवर्क जो देश की कृषि, सभ्यता और जीवन की धड़कन माना जाता है। हम जानेंगे कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर कौन क्या है, प्रमुख नदी प्रणालियां कौन कौन सी है और पंचप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण संगमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के अफवाह तंत्र की ये रोचक यात्रा। आइए जानते हैं। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है एक तो हिमालयी अफवाह तंत्र यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालयी अफवाह तंत्र। और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हमने भारत के भौतिक विभाजन में हमने इन दोनों को अच्छे से पढ़ा था और कई प्रमुख नदियों के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उन नदियों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो हिमालय अफवाह तंत्र जो है, चलिए हेडिंग लगाते हैं आज की। हमारा सबसे पहला हो जाएगा हिमालयी अफवाह तंत्र। देखिए, हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर मुख्यतः तीन नदियां हैं। तीन नदियां कौन कौन सी है? पहली है सिंधु नदी तंत्र। इसके अंतर्गत हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी है गंगा नदी और तीसरी हो जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि हिमालय अफवाह तंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। अगर प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी अगर प्रमुख विशेषताएं देखें तो यहाँ पर एक तो ये तीन नदियों के बेसिन है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो जितनी भी नदियां हैं ये बारहमासी नदियां हैं। कैसी है दोस्तों? बारहमासी नदियां। बारहमासी मतलब पूरे वर्ष भर इनमें पानी बहता है। मौसमी नदियां नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे तो वो मौसमी नदियां हैं। अगर देखें तो ये नदियां बहुत सारी संरचनाएं बनाती है। उन संरचनाओं के बारे में अगर देखें तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संरचना बनेगी। ये नदियां झरने, घाटियां, ढलान, महाखड्ड यानी कि बहुत बड़े बड़े गॉर्ज बनाएगी। फिर अगर बात करें मैदानी भागों में तो छाप झील, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी प्रमुख विशेषता छाप झील, मैदान और डेल्टा। इस प्रकार से ये कुछ संरचनाएं नदियां बनाती है। तो चलिए हमारी नदियां पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। हेडिंग लगाते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी हमारी सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी के बारे में जानें, देखिए सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, पूरी लंबाई। और अगर वही भारत में बात की जाए, क्योंकि ये तीन देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, तो भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी 1114 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए, मतलब इसका कुल बेसिन कितना है, अगर जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो वो हो जाएगा 11,65,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसकी सहायक नदियों की, जानिए देखिए इनकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु तो पढ़ ली हमने। सहायक नदियां देखें तो सहायक नदियां हैं रावी, सतलज, चिनाब, व्यास और झेलम। इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय नदी है तो प्रमुखतः 3 देशों में बहती है। तीन देश कौन कौन से हो जाएंगे? भारत, चीन और पाकिस्तान। तो ये 3 देशों में बहती है। और इम्पैक्ट पाकिस्तान के साथ हमने समझौता किया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता,
कि हम कभी भी पाकिस्तान का जल रोकेंगे नहीं, इसके लिए समझौता हुआ। और वो कब हुआ था, इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो वो हुआ था 19 सितंबर 1960। इसको अलग रंग में ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो पहली हो जाएगी झेलम। झेलम जो है ये कश्मीर घाटी के, इसके बारे में लिखें तो यह कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग में एक झरना है, वहां से निकलती है, इसका उद्गम वहां से होता है। और यहां से ये कहां पर जाती है, वुलर झील में। यहां से वुलर झील में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में बहुत प्रसिद्ध झील है वुलर झील। तो झेलम नदी वापस से वुलर झील में बहती है। अंततः ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में किस में मिल जाती है, चिनाब में। चिनाब में संगम होता है। अब बात की जाए दूसरी सहायक नदी के बारे में तो वो है चिनाब। चिनाब के बारे में जानते हैं। देखिए चिनाब जो नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी है वो दो नदियां, एक तो चंद्र, दूसरी है भागा। तो ये चंद्र भागा नदियों से मिलकर बनी है। ये उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। उद्गम हिमाचल प्रदेश से। बात की जाए अगर इसकी लंबाई, तो भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। और पाकिस्तान के अंदर ये सतलज में संगम हो जाता है इसका। यह सतलज में विलय। इस प्रकार से ये हो गई हमारी चिनाब नदी। आइए अब देखते हैं रावी नदी के बारे में। तो देखिए जो रावी नदी है, रावी नदी, इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। उद्गम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से ये उद्गमित होती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। और बात की जाए कि इसका विलय कहाँ होता है, तो पाकिस्तान के अंदर चिनाब में ये विलय हो जाती है। पाकिस्तान में ये जो है चिनाब में विलय हो जाता है। चिनाब में विलय या संगम। अगर अगली नदी के बारे में बात करें तो अगली नदी हो जाएगी हमारी व्यास नदी। अगर व्यास नदी के बारे में बात करते हैं, व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलती है। कई बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो व्यास कुंड से हो जाता है। ये भारत में जो है हरिके बैराज, तो हम सीधा लिखते हैं हरिके के पास सतलज में इसका विलय हो जाता है। सतलज में विलय। तो अगली नदी हमारी सतलज नदी। अगर बात की जाए सतलज नदी की, तो सतलज जो नदी है ये तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों, राक्षस ताल या झील से उद्गम होता है। अगर बात की जाए लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई जो है इसकी 1450 किलोमीटर है। अब ये भी 3 देशों में बहती है। तो हम तीनों देशों की जानते हैं कि भारत में
इसकी लंबाई जो हो जाएगी 778 किलोमीटर। तिब्बत में हो जाएगी 322 किलोमीटर और पाकिस्तान के अंदर 350 किलोमीटर। इस प्रकार से ये 3 देशों में फैली हुई है, सिंधु और सतलज। अब अगली प्रमुख नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र के अलावा दूसरा नदी तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र। हेडिंग डालते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में, इसकी जो कुल लंबाई के बारे में देखें तो कुल लंबाई हो जाएगी इसकी 2525 किलोमीटर, यानी कि 25-25। ये 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वही सिंधु नदी कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। अब देखिए दोस्तों, इसके अगर उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है वो गंगोत्री से होता है। गंगोत्री में एक गोमुख है, ग्लेशियर। गंगोत्री में गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर है, तो हम सीधा ग्लेशियर ही लिख देते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में, किसके रूप में? भागीरथी नदी के रूप में। अब देखिए दोस्तों, गंगा कोई एक नदी नहीं है, इसके अलग अलग प्रयाग माने जाते हैं, जहां पर ये अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है। तो अगर इसके हम नदियों के बारे में बात की जाए, जिन नदियों से मिलकर गंगा नदी मिलती है, तो उन नदियों के बारे में देखें तो देखिए दोस्तों, ये अलग अलग नदियों से मिलकर बनती है, इमेज के रूप में जानते हैं। देखिए, फिर इसको लिखेंगे हम। देखिए, ये जो है ना दोस्तों, अब जैसे गंगोत्री से ऐसे निकलती है, तो सबसे पहले ये विष्णु प्रयाग में 2 नदियां मिलती है, फिर नंद प्रयाग के अंदर, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग, और अंततः फिर ये गंगा नदी बन जाती है। कौन कौन सी नदियां मिलती है वो देखिएगा। एक सारणी बनाते हैं हम कि जो पंच प्रयाग है गंगा नदी पर बनने वाले पंच प्रयाग, वो कौन कौन से हैं। तो वो पंच प्रयागों के बारे में बात करें तो पहला है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के अंदर 2 नदियां मिलती है। एक तो हमारी हो जाएगी धौली गंगा, प्लस अलकनंदा। कौन सी हो जाएगी? धौली गंगा और अलकनंदा। दूसरे प्रयाग के बारे में बात की जाए तो दूसरा प्रयाग हो जाएगा हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के अंदर प्रमुख तो 2 नदियां यहाँ पर भी, नंदाकिनी और अलकनंदा। एक नदी हमेशा सेम रहेगी, अलकनंदा जो है ये सेम रहेगी, बाकी नदियां बदल जाएगी। तो नंद प्रयाग के बाद में अगली प्रयाग हो जाएगा हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के अंदर भी 2 नदियां हो जाएगी हमारी, वो है पिंडार नदी प्लस अलकनंदा। कर्ण प्रयाग के बाद में अगला प्रयाग है हमारा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के अंदर भी 2 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? मंदाकिनी। नंदाकिनी और मंदाकिनी दोनों अलग है। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। और फिर अंततः हमारी गंगा नदी बनने के और बढ़ते हम तो अगला प्रयाग हो जाएगा देव प्रयाग। देव प्रयाग के अंदर भी 2 नदियां मिलती है। कौन कौन सी हो जाएगी? भागीरथी और अलकनंदा। तो लिख देते हैं भागीरथी प्लस अलकनंदा, और अंततः क्या बन जाती है? गंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 5 प्रयागों से बनती है। कोई गंगा नदी एक सिंगल नदी नहीं है। अब ये देव प्रयाग के बाद में ये नदी पहली बार हरिद्वार के अंदर मैदान में प्रवेश करती है। तो उससे पहले ये 289 किलोमीटर बहती है। कितने? 289। तो देखिए लिखते हैं कि उद्गम से 289 किलोमीटर बहने के बाद मैदान में प्रवेश, और जहां पर मैदान में पहली बार प्रवेश करती है
वही हमारा क्या है, हरिद्वार। ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगले अगर तीर्थ स्थल की बात की जाए तो जो है प्रयागराज है। ये प्रयागराज क्यों बना? यहाँ पर गंगा व यमुना का संगम होता है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। अब इस प्रकार से ये हमारी गंगा नदी हो जाती है। अब गंगा नदी जब आगे बहती है तो आगे इसका विभाजन होता है। आगे बहते हुए विभाजन होता है हुगली नदी के रूप में। किसके? हुगली नदी के रूप में। बांग्लादेश में ये पद्मा नदी के रूप में जानी जाती है, तो ये भी लिख देते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और अगर बात की जाए तो गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन। ये जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो ये हमारी गंगा की प्रमुख जानकारी हो गई। और गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।